हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो आपका रिवीजन टेस्ट पेपर था वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए थे, है ना, जो ओटी वाले क्वेश्चंस थे। आज हम आपको आगे थोड़े बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ ले चलते हैं। तो चूंकि आपके मैं अथवा में पूछे हैं, अभी मैं अथवा वाले क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ये कई पार्ट बन जाएंगे। तो आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भौम जल के स्रोत बताइए, है ना। भौम जल क्या होता है, उसके स्रोत कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर है भौम जल के स्रोत निम्न है, ठीक है। निम्न है, कौन कौन से है, वो है कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि। हम जानते हैं भौम जल नीचे धरती के नीचे जो पाया जाता है उसको भौम जल बोलते हैं। तो उसके स्रोत कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका उत्तर है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बताइए। यानी जहां जहां ये क्रांति हुई वहां बहुत ज्यादा जहां इसका प्रभाव रहा उन केंद्रों के नाम लिखने हैं। तो वैसे तो संपूर्ण भारत में हुई थी, पर किंतु कुछ केंद्र इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैरकपुर जहां से स्टार्ट हुई थी मंगल पांडे के द्वारा, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर, ये प्रमुख केंद्र थे। हालांकि संपूर्ण भारत में ये हुई थी, फैला था, इसका प्रभाव था, पर ये इंपॉर्टेंट केंद्र थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आर्थिक विकास किसे कहते हैं, ठीक। तो आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास क्या होता है, छोटे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास किसी देश द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन का कुशलतम प्रयोग ही आर्थिक विकास कहलाता है। यानी जो संसाधन हैं उसके माध्यम से उनको समुचित प्रयोग करते हुए, चाहे वो मानव संसाधन हो या खनिज संसाधन का अच्छे से प्रयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा ही होगा, है ना। तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि एक बार में ये पूरा नहीं होगा, काफी बड़ा पेपर है, तो हम पार्ट टू पार्ट आपको ये कंप्लीट कराते चलेंगे, ठीक है। और 10th का तो लगभग सारा अभी जो सिलेबस हटा दिए हैं उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें बहुत ही कम पार्ट बचा है जो कंप्लीट कराना है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर, है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे मृदा संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं, 3 उपाय निम्न हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखें नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए मृदा संरक्षण के लिए। खेतों में बंदिकाएं बनाकर, खेतों में यानी मेड़े जो बनाते हैं ना वो इसीलिए होती हैं, खेतों में बंदिकाएं बनाकर, इसको बंदिकाएं बोलते हैं, बंदिकाएं बनाकर, है ना, खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। एक नाली सी बन जाती है, तो नालीदार, जब पानी एकदम वेग से बहता है तो नाली टाइप की बन जाती है, और उसके साथ साथ पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी बाहर की तरफ निकल जाती है जो उपजाऊ होती है ना। तो नालीदार अपरदन को रोकना, अपरदन को रोकना, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वन क्या है, वर्षा का कारण भी होते हैं और पानी को रोक कर भी रखते हैं ना। तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध, वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध, पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, है ना। प्रतिबंध लगाकर भी इनको रोका जा सकता है, क्योंकि वन क्या करते हैं, पेड़ के वृक्ष क्या करते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं, है ना। और तीसरा जो है पर्वतीय ढाल एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना चाहिए। पर्वतीय ढाल एवं जो ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं उनमें, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में क्या करना चाहिए,
पानी जल का संग्रहण करना चाहिए, जल का संग्रहण करना चाहिए। कैसे? जैसे कि कभी ऊपर होता है ना, ऊंचे नीचे खेत होते हैं, ऊपर से पानी बह के आ रहा है, तो हमें नीचे उसमें या तो खेत तालाब बना देना चाहिए, स्टॉप डैम बना देना चाहिए, जिससे कि उस जल का एक वेग से ऊंचे ढालों पे ठहरता नहीं है जल, तो नीचे जमीन में नहीं समाता, वाटर लेवल को नहीं बढ़ाता है। तो क्या करना चाहिए, उसको नीचे ऐसे कुछ बना देना चाहिए, खेत तालाब हो, चाहे वो स्टॉप डैम हो, है ना, कुछ भी गड्ढा खोद कर सोखता गड्ढा बना दें, जिससे कि उसमें पानी भरे और नीचे जमीन में सोखे, और उस जल का हम जब भर जाता है तो सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसे 3 उपाय कर सकते हैं। वृक्षारोपण में भी जोर देना चाहिए, है ना, और जल का अपव्यय तो रोकना ही चाहिए। तो ये मृदा संरक्षण के 3 उपाय थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में 3 अंतर बताइए, है ना, अथवा खरीफ और रबी की फसल की बात हो रही है, या तो लाल की और लेटराइट मिट्टी में अंतर, या खरीफ और उसकी बात हो रही है। तो हम यहाँ खरीफ और रबी फसल में अंतर वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम रबी फसल और यहाँ लेंगे हम खरीफ, या नीचे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो रबी फसल और यहाँ पर खरीफ है ना, फसल। जानते हैं ना रबी और खरीफ क्या होता है? रबी फसल वो होती है जो अभी बोई जा रही है ना, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, है ना, और खरीफ वो होती है जो अभी कटी हुई है, जैसे सोयाबीन वगैरह, धान वगैरह। ठीक है, तो इनमें अंतर बताने हैं हमें। हम अंतर, पहला है, ये फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में जून जुलाई में बोई जाती है। ये फसल, नहीं, ये वाली है वो खरीफ वाली, उल्टा लिख दिया मैंने, तो चलो कोई नहीं, यहाँ आ जाएगा। ये फसल वर्षा ऋतु यानी बरसात में कब बोई जाती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती है ना, बोई जाती है। और दूसरी जो है, और ये रबी की फसल कब बोई जाती है? ये शरद ऋतु के आरंभ में। ये शरद ऋतु यानी सर्दियों में, शरद ऋतु के आरंभ में, अक्टूबर नवंबर में, है ना, कोई जल्दी करता है तो अक्टूबर, और नहीं तो नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, ये अंतर होता है पहला। दूसरा जो अंतर है वो है, ये जो खरीफ फसल है, ये जो रबी फसल है, ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काटी जाती है ना, ये ग्रीष्म के आरंभ में काटी जाती है, संभवतः मार्च अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। ठीक, और ये कब होती है? ये सेकंड नंबर है इसका। दूसरा, ये शरद ऋतु के आरंभ में काटी जाती है, यानी अभी कट गई है ये अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। ये शरद ऋतु के आरंभ में यानी शुरू होते समय आरंभ में काटी जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर में वैसे काटी जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर लिखा है पर
सितंबर से भी कटाई शुरू हो जाती है, नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तीसरा जो अंतर है वो है जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, प्रमुख फसलें हैं वो हैं गेहूं, सरसों, चना, है ना, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर भी आता है इसमें, मटर, है ना, ये इसकी, और अलसी, अलसी, अलसी और सरसों से तेल निकाला जाता है, ठीक है, आदि और भी होती हैं, पर ये प्रमुख फसलें, ठीक है। ये इसकी कौन कौन सी फसलें होती हैं? इसकी फसलें होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, तिल, मूंगफली, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारी फसलें हैं, पर ये प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, मूंगफली से और उससे कपास भी इसमें ही आता है, कपास, पटसन खरीफ में ही आता है ना, सोयाबीन, सोयाबीन, तो ये बहुत सारी फसलें हैं। इसमें सोयाबीन से, मूंगफली से तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये अंतर है, एक तो क्या है, इनके बोने में और काटने में अंतर है, यानी जब खरीफ की फसल कटती है तब रबी की फसल बोई जाती है ना, और जब रबी की फसल बो रहे होते हैं उसमें उसकी कट जाती है, ठीक, उल्टा होता है। और तो ये शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में, और ये जून जुलाई में। ये गर्मी के स्टार्टिंग में काटी जाती है, ये शरद ऋतु की स्टार्टिंग में काटी जाती है, ठीक। प्रमुख फसलें हैं, रबी की फसल है गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, अलसी आदि, बहुत सारी है और भी। इसकी है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। तो इस वाले वीडियो में ये हो गया। अगला जो हम देखते हैं 10 नंबर का है, जो 10वें नंबर पे है, वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, उसको प्रथम क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आज 10 तक कंप्लीट कराऊंगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम क्यों कहा जाता है, ठीक, इसके बारे में चलिए। तो इसका उत्तर है कि जो 1857 का संग्राम था वह क्या था, अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण नीतियों के परिणाम स्वरूप था। वह 1857 का संग्राम अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार के खिलाफ था, या का परिणाम था, ठीक है। उनके शोषण और अत्याचार के फलस्वरूप ये उपजा था। तो जिसकी पहल क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा की गई, जिसकी पहल क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा की गई, क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा की गई, ठीक है, उनके द्वारा की गई। तो क्या हुआ कि इनमें जनता के हर वर्ग, कृषक हो, श्रमिक हो, दस्तकार हो, हर संप्रदाय, मुसलमान, हिंदू, सभी हर क्षेत्र में समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसे हर वर्ग, हर संप्रदाय व हर क्षेत्र में चाहे वो कोई भी हो, हर क्षेत्र में समर्थन व सहयोग मिला, या कहें कि इसमें सामान्य जन भी शामिल थे,
शामिल थे। इससे पूर्व इतना व्यापक यानी इतने बड़े स्तर पर इतना व्यापक कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था। इसीलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है ना, क्योंकि क्या हुआ था, इससे पहले या तो किसान आंदोलन हुए या कोई जाति विशेष के, वर्ग विशेष के किसी एक क्षेत्र में, है ना, हुआ, लेकिन ये पूरा व्यापक फैल गया संपूर्ण भारत में। तो इसीलिए इसको, और हर वर्ग का समर्थन मिल रहा था, चाहे वो आम जन हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, है ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी वर्ग, सबको इसका समर्थन मिला था। इसीलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगी। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।